न्यायेन घात्रम। आखिर क्यों मणिपुर पिछले 3 सालों से जल रहा है? नयने वक्त क्यों इतने लोग मारे जा रहे हैं? न्यायेन क्यों राज्य हजारों लोग अपने ही देश, अपने ही राज्य में रिलीफ कैंप्स में रहने को मजबूर हैं? और क्यों इतना सब होने के बाद भी हमारी सरकार चुप है? लवणेन भोज्यम। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें सबसे पहले मणिपुर के मैप को समझना होगा। मणिपुर ये मेनली 2 हिस्सों में बटा है। बीच का हिस्सा है वैली, जो राज्य के एरिया का लगभग 10% है, और बाकी चारों तरफ का हिस्सा है हिल्स, जो लगभग 90% एरिया कवर करता है। लेकिन पॉपुलेशन के मामले में सब उल्टा है। मणिपुर में मेजरली 3 कम्युनिटीज रहती हैं। पहली मैथई, दूसरी कुकीज और तीसरी नागाज। मैथई कम्युनिटी राज्य की सबसे बड़ी कम्युनिटी है और ज्यादातर वैलीज में रहती है। मैथई कम्युनिटी के अधिकतर लोग हिंदू या सनमाही परंपराओं को मानते हैं। वहीं कुकीज और नागाज कम्युनिटी ज्यादातर हिल्स में रहती हैं और इनमें अधिकतर लोग क्रिश्चियंस हैं। तो इस कहानी की शुरुआत होती है 3 मई 2023 से, जब मणिपुर हाई कोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट को रिकमेंड किया कि मैथई कम्युनिटी की शेड्यूल्ड ट्राइब यानी एसटी स्टेटस की डिमांड पर विचार किया जाए, क्योंकि मैथई कम्युनिटी इसकी काफी समय से मांग कर रही थी। लेकिन हिल्स में रहने वाली कुकीज और नागाज कम्युनिटीज इस फैसले से बिल्कुल खुश नहीं थी। उन्हें डर था कि अगर मैथई कम्युनिटी को एसटी स्टेटस मिल गया तो हिल्स में लैंड ओवरशिप, गवर्नमेंट जॉब और रिजर्वेशन पर इसका बड़ा असर पड़ेगा। इसी फैसले के विरोध में ऑल ट्राइबल स्टूडेंट्स यूनियन मणिपुर ने 3 मई 2023 को ट्राइबल सॉलिडेरिटी मार्च निकाला। लेकिन इस मार्च के दौरान मैथई और कुकी कम्युनिटीज के बीच बहस छिड़ गई और देखते ही देखते ये बहस हिंसा में बदल गई। हजारों लोगों के घर, सैकड़ों धार्मिक स्थलों को आग लगा दी गई। हिंसा के बाद मणिपुर लगभग 2 हिस्सों में बट गया। वैली से बहुत से कुकीज और हिल्स से बहुत से मैथीज लोग अपने घर छोड़ने पर मजबूर हो गए। दोनों इलाकों के बीच बफर जोन लगा दिया गया ताकि दोनों कम्युनिटी का सीधा सामना ना हो सके। और इस हिंसा में 250 से भी ज्यादा लोगों की जान गई, हजारों लोग घायल हुए और 70,000 से भी ज्यादा लोग अपने घर छोड़कर रिलीफ कैंप्स में रहने को मजबूर हो गए। हजारों घर और कई धार्मिक स्थलों को जला दिया गया। कुछ इलाकों में ड्रोन्स, आईईडीज और रॉकेट लॉन्चर जैसे हथियारों का भी इस्तेमाल हुआ। और हाल ही में अप्रैल 2026 में हुए एक रॉकेट हमले में 2 बच्चों की मौत ने पूरे देश का ध्यान फिर से मणिपुर की तरफ खींच लिया। हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि फरवरी 2025 में वहां के सीएम को रिजाइन देना पड़ा और फिर उसके बाद वहां प्रेसिडेंट रूल लागू कर दिया गया। लेकिन आपके मन में भी ये सवाल चल रहा होगा कि अगर ये सिर्फ 2 कम्युनिटीज के बीच की लड़ाई थी तो उनके पास इतने एडवांस हथियार आए कहां से? तो लड़ाई शुरू होते ही हजारों लोग पुलिस स्टेशन और ट्रेनिंग सेंटर की तरफ निकल पड़े और वहां से उन लोगों ने 6000 से भी ज्यादा मॉडर्न वेपन्स और लाखों कार्टिजेज लूट लिए, जिनमें INSS राइफल, AK-47 और मशीन गन जैसे और भी कई हथियार थे। बाद में सिक्योरिटी फोर्स ने हजारों हथियार वापस रिकवर तो की, लेकिन अभी भी काफी वेपन पब्लिक के बीच ही थे। लेकिन पुलिस स्टेशन ही वेपन का एकमात्र सोर्स नहीं था। मणिपुर म्यांमार के साथ अपना लगभग 400 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करता है, जहां से म्यांमार में चल रहे सिविल वॉर की वजह से इलीगल वेपन एक्सपोर्ट किए गए, जिनमें फॉरेन मेड वेपन जैसे M16, ग्रेनेड, रॉकेट लॉन्चर जैसे कई हथियार ब्लैक मार्केट के जरिए मणिपुर तक पहुंचे। लेकिन अब सवाल ये था कि आखिर ये हथियार चला कौन रहा था? हथियारों को यूज करने वाले लोगों में से सबसे पहले आते हैं इंसर्जेंट ग्रुप्स। ये वही ग्रुप्स हैं जो दोनों कम्युनिटीज में पहले से मौजूद थे, जैसे मैथई कम्युनिटीज में आर्म्ड ग्रुप्स और कुकीज कम्युनिटीज में मिलिटेंट ग्रुप्स। और इस वायलेंस को इन लोगों ने फ्रंट से लीड किया और सबसे ज्यादा खतरनाक हथियार भी ज्यादातर इन्हीं के पास थे। और दूसरे नंबर पर आते हैं विलेज वॉलंटियर्स। ये दोनों साइड के आम युवा थे जिन्होंने अपने गांव की रक्षा के नाम पर हथियार उठा लिए। पुलिस स्टेशन से लूटे गए सबसे ज्यादा हथियार भी इन्हीं वॉलंटियर्स के पास थे। और तीसरे नंबर पर आते हैं एक्सटॉर्शन रैकेट्स और क्रिमिनल गैंग्स। वायलेंस लंबे समय तक खींचने की वजह से वहां कई नए लोकल गैंग्स बन गए। ये लोग वेपन्स के दम पर बिजनेसमैन और आम लोगों से जबरदस्ती पैसा वसूलने लगे। लेकिन पुलिस ने पिछले कुछ महीनों में इनमें से कई लोगों को अरेस्ट भी किया है। और अब बात करते हैं उस सवाल की जो इतनी देर से आपके मन में चल रहा था कि इतना सब हो गया, इतने लोग मारे गए, दूसरे देशों से इलीगल वेपन भी पहुंचाए गए, लेकिन हमारी गवर्नमेंट चुप क्यों थी? तो भाई ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हमारी गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया। सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए कई बड़े कदम उठाए गए। वायलेंस के बाद प्रेसिडेंट रूल लागू किया गया, सिक्योरिटी बढ़ाई गई और आज भी मणिपुर में इंडियन आर्मी, आसाम राइफल्स और CRPF के कई जवान मौजूद हैं। इन्होंने दोनों कम्युनिटीज के बीच बफर जोन बना रखे हैं ताकि दोनों का आमना सामना कम से कम हो और वायलेंस दोबारा ना बढ़े। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना सब करने के बाद भी हालात पूरी तरह से नॉर्मल क्यों नहीं हुए? तो इसका सबसे बड़ा कारण है ट्रस्ट इश्यूज।
दोनों कम्युनिटीज के बीच दुश्मनी इतनी गहरी हो चुकी थी कि कोई भी साइड पहले पीछे हटने को तैयार ही नहीं थे। अगर गवर्नमेंट एक तरफ सख्ती करती तो दूसरी तरफ वाले प्रोटेस्ट शुरू कर देते। और इसका दूसरा सबसे बड़ा कारण है हथियारों का खुला खेल। आम लोगों के पास अभी भी लूटे गए और इलीगली एक्सपोर्ट किए गए हजारों मॉडर्न वेपन्स थे। जब तक इन हथियारों को पूरी तरह से रिकवर नहीं किया जाता तब तक छोटी छोटी बात पर भी फायरिंग शुरू हो जाती है। और तीसरा कारण है मणिपुर का म्यांमार के साथ बॉर्डर शेयर करना। घने जंगल और पहाड़ी इलाके इलीगल मूवमेंट को रोकना मुश्किल बना देते हैं। लोग हमला करके इन्हीं जंगलों से होते हुए बॉर्डर पर भाग जाते हैं, जहाँ पर हमारी इंडियन आर्मी कोई एक्शन नहीं ले सकती। तो भाई ऐसा भी नहीं है कि गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती, बस वो चुप है, जिसका कारण मुझे भी नहीं पता। तो भाई मेलोडी की खबरों से आगे बढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद।